नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले टिहरी चलेंगे। यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर की परिक्रमा के दौरान घंटाकर्ण देवता की परिक्रमा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस भव्य महोत्सव के माध्यम से। सच में एक विकास की एक नई नींव आज यहां से पड़ रही है, जहां लोगों का आवागमन हो गया, एक महोत्सव यहां प्रारंभ हो गया और ये महोत्सव इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में, विकास को आगे बढ़ाने में एक सराहनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले में हमारे लोकगीतों, लोक कलाओं के भी अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा भी अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर की जाएंगी। नाटक एवं झांकियों का भी प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। संक्षेप रूप से हम सब ने अभी देखा भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने स्कूल के उन शिक्षकगणों का, उनके माता पिता का, जिन बच्चों ने यहां पर अपनी आज बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, क्योंकि वो बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं विशेष रूप से आयोजक मंडल को भी साधुवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। मेरा मानना है कि ये लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। मैं आज दुनिया के अनेक देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी हुई
कि हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, हमारे बच्चे आज चाहे वो 7 समुद्र पार, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे किसी अन्य देश में हो, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने टोपी पहन रखी है, ब्रह्म कमल की लगाए हुए, खड़े हो जाइए एक बार। ऐसी टोपी पहने हुए मुझे, जब मैं लंदन में गया था, रात में 11 बजे सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के भाई बहन वहां पर मिले थे। भाइयों बहनों, पूरी दिन भर की यात्रा और लंबी 8-9 घंटे की यात्रा के बाद मैं वहां पहुंचा था। रात के 11 बजे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं तो जैसा कि आपने देखा कि टिहरी में प्रथम गजा घंटाक्रम महोत्सव 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य को नंबर 1 राज्य बनाने की भी बात कही और देश की अर्थव्यवस्था पर भी उन्होंने बात की। चलिए आगे बढ़ चलेंगे। चारधाम समेत प्रदेश में आयोजित विभिन्न धार्मिक यात्रा को व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार धर्मस्व और पर्यटन परिषद को स्थापित करने में जुटी है। परिषद के अधीन प्रथम चरण में चारधाम आदि कैलाश पूर्णगिरी यात्रा और श्रीनंदा राजजात को शामिल किया जाएगा। धीरे धीरे अन्य धार्मिक यात्राओं पर मेलों को यानी इसके अधीन लाया जाएगा। परिषद के गठन को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिषद के लिए बेहद उत्साहित हैं, जिससे कुंभ समेत विभिन्न यात्राओं को व्यवस्थित कर यात्रियों की यात्रा सुगम बनाई जा सके। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उत्साही हैं इसके लिए और निश्चित रूप में ये बनेगा तो इससे हमारे सारे तीर्थों का, चाहे उसमें यात्राएं हैं, हमारा कुंभ है, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी तो सब पे अच्छा काम होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही उत्साही हैं इसके लिए और निश्चित रूप में ये बनेगा तो इससे हमारे सारे तीर्थों का, चाहे उसमें यात्राएं हैं, हमारा कुंभ है, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी तो सब पे अच्छा काम होगा। इस बार मानसून एक सप्ताह पहले आने की उम्मीद है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने भी तैयारियों में जुट गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि अब अपनी अपनी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करें। इसके साथ ही उपकरणों की जांच कर ले। जो उपकरण काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए। आपदा प्रबंधन में लगने वाले तमाम कर्मचारियों को भी समय से पहले ट्रेन किया जाए। जहां पर सस्ते रास्ते बंद होने के संभावना है, वहां पर राशन की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर यात्रियों को उन स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर रहने, खाने व शौच की सुविधा हो। देखिए, मानसून का हम स्वागत करते हैं। मानसून सत्र इस बार समय से थोड़ा पहले आने की संभावना है। उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो विभाग संबंधित हैं सबके साथ कई बार बैठकें की जा चुकी हैं। जैसे नालियों की सफाई के लिए निर्देश सबको दिए जा चुके हैं। आपदा से राहत बचाव करने के लिए, आपदा से फेस करने के लिए जो उपकरण हैं हमारे लिए, उसको सभी को सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सभी उपकरणों को देख लें। अगर सभी को संचालन करने का विधिवत अभ्यास करा लें। अगर किसी उपकरण में कोई खराबी है तो इसको ठीक करा लें। सभी को ट्रेन कर लें उपकरण के बारे में। कहीं रास्ते बंद होते हैं तो उसको देख लें। वहाँ पर राशन वगैरह की सप्लाई पहले से एडवांस में आपूर्ति वहाँ पे करके स्टॉक रख लें। जहाँ जहाँ आमतौर पे लैंडस्लाइड होता है उन स्थानों को चिन्हित कर लिया जाए। उनको चिन्हित करते हुए वहाँ पर जेसीबी मशीनें, मैन पावर तैनात कर लिए जाएँ। जहाँ पे रास्ता बंद होता है वहीं पे लोगों को न रोका जाए। उसके पहले किसी ऐसे मार्केट या ऐसे किसी बाज़ार में ट्रैफिक को रोका जाए जहाँ पर आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हैं, जैसे चाय पानी की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, होटल ढाबे वगैरह हों और शौचालय वगैरह की सुविधा हो, लोगों को रुकने की सुविधा हो, ताकि वीरान सड़क पे लोगों को रुक के परेशान न होना पड़े। और अगर कहीं लंबे समय तक कहीं अगर रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर यात्रियों के लिए खाने वगैरह की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्री एक अच्छा संदेश लेके उत्तराखंड से जाएं। और इस प्रकार से विभागों को जो कार्रवाई करनी है सबको लिखित में निर्देश बाकायदे दिए गए हैं। और सब विभाग पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अब वे चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाएंगे। उनकी इसी बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि पहले तो उन्हें अपनी उम्र का लिहाज करते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो हरीश रावत कांग्रेस में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो कहे कि आप चुनाव लड़ें, जिसका मतलब साफ है कि हरीश रावत की ना के पीछे हाँ छिपी है।
देखिए, जिसको चुनाव नहीं लड़ना होता वो आक्रोश में कभी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति दो दो स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धरा उतार देंगे। विकासनगर के कैनाल बाईपास रोड का शिलान्यास विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। कैनाल बाईपास रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग और संबंधित विभाग और विकासनगर क्षेत्र के सम्मानित लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आने की भी सूचना थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। कैनाल बाईपास रोड 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनाई जानी है, जिसका शिलान्यास मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा किया गया। विकासनगर के व्यापारियों को, विकासनगर की महान जनता को और यहाँ के सभी पॉलिटिकल वर्कर्स को, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। और एक शानदार रोड बन करके तैयार होगी, बहुत बड़ी धनराशि स्वीकृत हुई है। और जैसा मैंने कहा कि इस रोड को और भी अपग्रेड करने के लिए यदि कहीं पर किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत कराई जाएगी। हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उक्त परिवार का देहरादून से संबंध था। उक्त परिवार के संबंध में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि मृतक प्रवीण मित्तल पुत्र देशराज मित्तल का परिवार लगभग 8 से 9 महीने पूर्व तक कोलागढ़ देहरादून में किराए पर निवास करता था, जिनका मूल रूप से चंडीगढ़ क्षेत्र का होना प्रकाश में आया है। वर्तमान में उक्त परिवार देहरादून में निवास नहीं कर रहा था। घटनास्थल से जो वाहन मृत के पास मिला है वे माल देवता देहरादून के गंभीर सिंह नेगी के नाम पर पंजीकृत है, जिनके संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनकी मृत प्रवीण मित्तल से एनजीओ के काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। मृतक पूर्व में चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से एनजीओ चलाता था। इसी दौरान मित्रता के चलते गंभीर नेगी ने उक्त वाहन अपने नाम पर फाइनेंस करवाया था, जिसे वर्तमान में मृतक चला जाता है। इस सनसनीखेज प्रकरण की जानकारी देर रात्रि हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें जो पंचकुला पुलिस से भी संपर्क करके जो प्राथमिक जानकारी थी तो उनके द्वारा बताया गया कि कल रात्रि 10 बजे करीब कंट्रोल रूम में वहाँ सूचना पहुंची थी कि एक कार के अंदर कुछ लोग अचेत पड़े और इस तरह कुछ पॉइजनस चीज़ें खा ली है। इसके आधार पर जब टीम वहाँ पहुंची थी तो इसमें 6 लोग मृत पाए गए थे। एक व्यक्ति जो जीवित था उसको भी नज़दीकी अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया था, बट उसकी भी वहाँ पर डेथ हो गई थी। समस्त प्रकरण में चूँकि देहरादून से यहाँ के निवासी नहीं थे तो जो भी जानकारी पुलिस को, जो गाड़ी का नंबर था जो पंचकुला में जिस गाड़ी में ये मृतक मिले थे परिवार, उसके आधार पर एक गंभीर सिंह नेगी जी हैं जो यहाँ पर रायपुर मालदेवता क्षेत्र में रहते हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वह इस परिवार को थोड़ा बहुत जानते हैं और इनके एक एनजीओ के माध्यम से जो चाइल्ड लाइफ केयर एनजीओ जो वर्तमान में बंद है, पूर्व में इनकी मुलाकात हुई थी और उस एनजीओ में काम के सिलसिले में इनकी जान पहचान हुई थी और इसी के आधार पर उनके रिक्वेस्ट पर कि गाड़ी एक लोन पर लेनी है और उसका किस्त वह चुकाते रहेंगे, तो जिसके आधार पर उन्हें अपने नाम से वो गाड़ी दी थी, जो गाड़ी वहाँ पर पंचकुला में बरामद हुई है। साथ ही साथ ये भी पता चला जो जानकारी में कि वो यहाँ कैंट क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर निवासरत रहे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर उनका अगल बगल के जो पड़ोसी हैं या जो जानने वाले जो थोड़ा बहुत उनको जानते थे, उनका व्यवहार ठीक था परिवार का और कहीं कोई ऐसी बात उनके द्वारा संदिग्धता की बात, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, क्योंकि समस्त प्रकरण पंचकुला क्षेत्र से अगर वहाँ की पुलिस के द्वारा। विकासनगर में अपनी कई मांगों को लेकर और संसाधनों की कमी के चलते लेखपालों ने 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। ये कार्य बहिष्कार सभी जगह पर किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर के लेखपाल अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। कार्यक्रम है ये हमारे प्रदेश राज्य कार्यकारिणी का आह्वान, जिसमें हमारा 3 दिन का फिलहाल सांकेतिक बदलाव प्रदर्शन है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारे इस टाइम चल रहा है कि अंश विद्यालय का काम, जो हमारे यहाँ एसडीएम कोर्ट से 2-2 साल में अंश विद्यालय जो पूरे नहीं बन पाते हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप तुरंत इसे करो बिना संसाधन के। दूसरा क्या, आपका अंश विद्यालय करेगा, आप दिल्ली रहते हो, कोई बाहर रहता है, तो उसको तय कैसे करें, इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए।
या तो उनको नोटिस जाए, वो अपना उपस्थित हो। हमने यहाँ से काट दिया, कल को उस पर भी एक विवाद उत्पन्न होगा। तो हमारा कहना है कि जिस तरह का ये काम है, टिपिकल काम है, एक इसके लिए तो हमारे को मैन पावर भी चाहिए, दूसरा हमें संसाधन चाहिए। ये व्यक्तिगत फ़ोन है हमारे, जिससे हम काम कर रहे हैं। सरकार की वजह से आज तक ना तो कोई लैपटॉप, हम उसके जन सेवा के काम जो हमारे आय प्रमाण पत्र वगैरह वो भी अपने फ़ोनों से ही करते हैं। उसके लिए हमें आज तक कोई सरकार ने कोई संसाधन नहीं दिया। इस तरह की हमारी ये मांग है कि आप उनको संसाधन बढ़ाओ, और दूसरा हमारे यहाँ मानववाद भी एक्स्ट्रा हो। दूसरा अनुसंधान में कोर्ट की प्रक्रिया है वैसे ही पहले से ही, अब आप इसे शॉर्टकट तरीके से चाह रहे हो, तो इसके लिए कम से कम जो है कोई नोटिस की व्यवस्था बनाई जाए, जो टिपिकल खाते हैं, जो सिंपल है, 2 भाई 1 गुणा 2 कट गया, हमने कर दिया। जहाँ पे कई जगह ऐसा होता कि इतने में से इतना, इतने में से इतना अंश खरीद लिया, तो उसको आप कैसे क्वालिफाई करो अपने दम पे। उसके लिए तो ऊपर कोर्ट से होना चाहिए कि तहसीलदार स्तर पर उन खातों को यहाँ भेजें, एक कर लिए अपने स्तर से नोटिस की प्रक्रिया बनाए और उनको सुना जाए, उसका उनका सुधार हो जाए। तो हमारी ये प्रमुख मांग है, ये बड़ा। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।